कहानी का शीर्षक है कहानी कब्रिस्तान की। महेश का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। महेश के 2 बच्चे थे और दोनों बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम नरेश और छोटे का नाम सुरेश था। नरेश और सुरेश की चचेरी बहन प्रिया भी छुट्टियों में आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। नरेश प्रिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। प्रिया डेयर लेती है। सुरेश, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम कर आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता लगेगा कि तुम छत पर से होकर आई हो। प्रिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नरेश और सुरेश दोनों प्रिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। प्रिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटकी हुई थी। प्रिया उसे देखते ही ज़ोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। जब प्रिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है, तो नरेश और सुरेश दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा कर के देखते हैं तो प्रिया को बेहोश पाते हैं। वो तुरंत ही महेश को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। महेश, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? और नरेश, तुम तो जानते हो कि उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुमने प्रिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? नरेश, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। महेश, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा प्रिया, बेटी ये बताओ तुम्हें वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम वहीं बेहोश हो गई? प्रिया सहमी हुई सी हालत में महेश को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। महेश ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन महेश को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उसे कोई ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर नरेश और सुरेश दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। नरेश, सुरेश, तुम्हें क्या लगता है प्रिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। सुरेश, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, मुझे लगता है उसने सच में कुछ देखा होगा। नरेश, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। सुरेश, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। सुरेश के मना करने के बावजूद भी नरेश नहीं माना और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर प्रिया को सिर कटी हुई उल्टी लाश दिखाई दी थी। नरेश खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी उसे एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। नरेश डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है। वह अदृश्य हाथ नरेश को खींच लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। नरेश चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। महेश काम से पैदल घर पहुँचने वाला होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे नरेश की आवाज़ सुनाई देती है। महेश, यह क्या? ये तो नरेश की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। महेश कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन नरेश कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौटकर आ जाता है और सुरेश से पूछता है कि नरेश कहाँ है। सुरेश, पापा मेरे बार बार मना करने के बाद भी नरेश कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि प्रिया जो कह रही थी वो सच है या झूठ। महेश, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें नरेश को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। सुरेश वो जल लेकर आता है। महेश और सुरेश दोनों कब्रिस्तान में जाते हैं। महेश जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है।
वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। महेश कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। सुरेश बहुत डर जाता है। महेश, मुझे लगता है कि आत्माओं ने नरेश को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो। इससे वे प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। महेश उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर नरेश बेहोश पड़ा होता है। महेश नरेश को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद महेश उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।